हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी व्याकरण से है। आज हम जानेंगे समास के जो विभिन्न भेद होते हैं उनके बारे में वन वन करके हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ वो है समास पहचानने की एक विशेष ट्रिक। जो भी डाउट है आपको समास को लेके कि आप समास समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो वो आज बिल्कुल आपका डाउट क्लियर होने वाला है। एक विशेष ट्रिक मैं आपको बताऊंगी समास पहचानने की, कि आप एक तो आपको डिटेल में भी यहाँ पे पढ़ाऊंगी और ट्रिक भी बताती रहूँगी साथ में, कि आप उसे जब भी एग्जाम में देखें आप तुरंत पहचान लें, देखते ही आंसर मार दें कि हाँ इसमें ये समास होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और ये जो वीडियो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी एग्ज़ाम लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। तो हिंदी से जब क्वेश्चन आते हैं तो व्याकरण से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और व्याकरण से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समास का भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन हो, यूपीपीसीएस या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जहाँ पे आपका सिलेबस हिंदी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। और जो भी चैनल पे न्यू आए हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करें और भी फ्रेंड के साथ शेयर करें जिससे इस तरह की वीडियो की नीड है। तो चलिए जानते हैं समास के बारे में। समास क्या है? समास जो है संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? कोई लॉन्ग में चीज़ है, 2 या 2 से अधिक शब्द दिए हुए हैं, सेंटेंस दिया हुआ है, और उन सब के मिल से एक ऐसा शब्द बन जाए, मतलब उसका शॉर्ट रूप ऐसा बन जाए कि वो ही अपना उसमें एक ही शब्द में सबको समा जाए, तो वही क्या कहलाता है? समास। यानी संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ को शॉर्ट में एक ही शब्द में बोल देना समास कहलाता है। जानते हैं समास के भेद। समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, तो वन वन करके डिस्कस करते चलेंगे उन पे। पहला जो हमने लिया है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में आपको समझा दूं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को लेके। पूर्व पद यानी जो पहला पद है इसे पूर्व पद कहेंगे। उत्तर पद जो बाद वाला पद है ये उत्तर पद हो गया। तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दोनों ही प्रधान हो, दोनों का अपना अस्तित्व हो, अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। एक पहचान भी बता रही हूँ, ट्रिक पहचान मैंने यहाँ पे बना रखी है कि समास में योजक चिन्ह, ये इस तरह का जो चिन्ह आए, प्रयोग हो, तो आप समझ जाइए यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। इस तरह से माता और योजक चिन्ह पिता, इस तरह से अगर वर्ड दिया है तो यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है। और जब इसे समास विग्रह किया जाए तो उसमें लोप हो जाए उसका, माता और पिता, यानी और शब्द का इसमें ऐड हो जाए, यानी यहाँ पे योजक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो भी यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। यानी दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों ही शब्द एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, पाप पुण्य, सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, एक दूसरे पे मतलब अपना अस्तित्व रखते हैं। जैसे दिन है उसका भी अपना अस्तित्व है, रात है उसका भी अपना अस्तित्व है, इस तरह के वर्ड आते हैं। बीच में योजक चिन्ह आता है, और जब समास विग्रह किया जाता है तो योजक चिन्ह का लोप हो जाए वहाँ पे और शब्द जिस तरह से आने लगता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है जो सेकंड हमने समास लिया है वो है द्विगु समास, जो समास में सबसे ज़्यादा इजी समास इसे कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है? कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाते हैं। यानी जो पहला पद है तो वो क्या हो? संख्यावाचक हो, वहाँ पे क्या हो? संख्या का बोध हो रहा हो, गिनती आ रही हो, काउंटिंग आ रही हो, तो आप समझ जाइए यहाँ गिनती काउंटिंग आ रही है, तो वहाँ पे क्या है? द्विगु समास है। जैसे नवरत्न, यानी ये मैंने ट्रिक पहचान भी बता देती हूँ। समास के पहले पद में संख्या हो, यानी संख्या का ज्ञान जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा द्विगु समास। ध्यान रखिएगा इस तरह के जो छोटे छोटे मैंने टैग वर्ड बनाए हैं। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, यहाँ पे गिनती की बात, 9 काउंटिंग आई। नेक्स्ट है सप्तद्वीप, यानी 7 द्वीपों का समूह, यहाँ पे भी संख्या का बोध हो रहा है। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, 7 मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, इस तरह के जो वर्ड आते हैं यहाँ पे संख्या का बोध हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। बहुत ही इजी समास रहेगा ये।
नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी समास से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी बच्चे इसी समास में करते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद यानी जो पहला वाला पद है वो गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों पदों के बीच जो क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कारक जो आपने अगर नहीं देखे होंगे तो उससे रिलेटेड मैं एक कारक चिन्ह से रिलेटेड एक वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूंगी। जैसे कर्ता ने, कर्म को, इस तरह के जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो तो आप वहाँ समझ जाइए वहाँ पे है तत्पुरुष समास। ट्रिक पहचान में जो टैग वर्ड दिए हैं, समास का विग्रह करने पर, जब समास का आप विग्रह करें तो वहाँ पे को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, पे, में, पे, पर, ये इस तरह के जो वर्ड आते हैं जो आपका कारक चिन्ह है, जो ये वाले कारक चिन्हों का लोप होता है या विग्रह करने पे इस तरह के वर्ड आते हैं कारक चिन्ह वाले, तो आप समझ जाइए वहाँ पे तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जो कारक आपके चिन्ह हैं उन्हीं के नाम पे तत्पुरुष समास को बांटा गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे मतदाता, तो पहला जो पूर्व पद क्या होगा, वो गौड़ होगा। प्रधानता किसकी होगी? दूसरे की, यानी मत को देने वाला। यहाँ पे मत को देने वाला जो है वो इसके क्या है, उसकी प्रधानता है। और को यहाँ पे चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह विग्रह करने पे, तो आप समझ जाइए यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। गुणहीन यानी गुणों से हीन, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया से। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए आ गया, ये भी कारक चिन्ह है। धनहीन यानी धन से हीन, से आ गया। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, का आ गया। नीति निपुण यानी नीति में निपुण, में आ गया। जो कारक चिन्ह आ रहे हैं विग्रह करने पे तो आप समझ जाइए यहाँ पे है तत्पुरुष समास। इस तरह से अगर वर्ड दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि धनहीन दे दिया, इसमें कौन सा समास है, तो इस तरह से नहीं आ रहा है तो उसे विग्रह करने की भी कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट हमें इस तरह से समझ नहीं आता है, तो हम जब विग्रह करते हैं समास का तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो उसे विग्रह करके देखिए। विग्रह करके दिया हुआ है इस तरह से तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे जो कारक चिन्ह आ रहे हैं। तो इस तरह से जो कुछ टैग वर्ड हैं, जो कुछ ट्रिक है, इनका भी यूज किया करो एग्जाम टाइम में। तो ये था तत्पुरुष समास। एक फिर से समझने की कोशिश कर लीजिए कि जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो या विग्रह करने पर कारक चिन्ह आपको वहाँ पे प्राप्त हो तो वहाँ पे होता है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगर ये भी पूछा जाए तो तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे कर्मधारय समास। ये क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद है वो विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो? विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्या विशेषण होगा और जो उत्तर पद क्या है वो विशेष होगा और उत्तर पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। यहाँ पे ट्रिक पहचान जो टैग वर्ड लिया है मैंने, उत्तर पद की विशेषता बताइए, यानी जो बाद वाला ये वाला जो पद है आपका, इसकी विशेषता बताई जाए। जैसे ये पहला ही शब्द दिया है काली मिर्च, तो काला क्या है? काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ये जो क्या है ये विशेषण शब्द है। काली है जो मिर्च, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की, यानी ये प्रधान है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। सीधे सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर पद में आपको विशेषण शब्द मिलते हैं तो भी वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। उसका समास विग्रह करके देखिए कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता बताई जा रही है उत्तर पद की, यानी जो बाद वाला पद होगा उसकी विशेषता बताइएगी। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मिर्च की। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला आपका विशेषण हो गया। कमल क्या है आपका? उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कमल क्या हो गया? इसकी प्रधानता हो गई। तो नीला है जो कमल, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पे किसकी विशेषता? अंबर मीन्स होता है वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो पीला, नीला, ये तो आपके वर्ड आ रहे हैं वो विशेषण है और इसकी विशेषता बताई जा रही है, उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है चंद्रमुखी, यानी जो चंद्र के समान मुख वाली, तो कौन है? उसके मुख की विशेषता बताई जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, यानी चंद्रमा आपका विशेषण हो गया। सद्गुण, सद है जो गुण, यानी इसके अंदर अच्छे गुण हैं। गुण ये एक विशेषता है।
तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। देख लीजिए कि पूर्व पद में विशेषण आ रहा है, उत्तर पद विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, और उत्तर पद ही इसमें प्रधान होता है कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है 5 अव्ययीभाव समास। ये क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यहाँ पे मैं ट्रिक पहचान जो टैग वर्ड्स दिए उनको देख लीजिए। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, सिंपल याद रखिए, अगर शब्द के प्रारंभ में कर्मधारय में प्रारंभ में विशेषण मिलेगा और अव्ययीभाव में उपसर्ग जुड़ा हो और शब्द की शुरुआत या तो उपसर्ग जुड़ा हो जो शब्द की शुरुआत हो इन वर्ड से हो, उस तरह से वर्ड याद रखिए। अन, यथा, प्रति और भर आदि, इस तरह के जो वर्ड आते हैं अन, यथा, प्रति, भर, इस तरह के वर्ड से शुरुआत हो रही है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे होगा आपका अव्ययीभाव समास। इस तरह से यथा, प्रति और या उपसर्ग जुड़ा, ये उपसर्ग ही है, प्रति, यथा, ये सब उपसर्ग हैं। तो इस तरह के उपसर्ग जुड़ा है और इस तरह के शब्द को आप याद रख सकते हैं। आप भूल जा रहे हैं उपसर्ग क्या होता है, तो अन, यथा, प्रति और भर, इनसे शुरुआत हो रही है शब्द की, तो वहाँ पे होगा आपका कर्मधारय समास। ये टैग वर्ड है, ये ट्रिक पहचान के वर्ड मैंने बनाए हैं, इनको आप याद रखिएगा, इजीली समझ जाएंगे। जैसे यथा स्थान, यथा स्थान, स्थान के अनुसार। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि के निकल के आ रहा है, आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे यथा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास। आजीवन, आ लगा हुआ है, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है, प्रत्येक दिन, यथा समय, यथा लगा हुआ है। तो इस तरह के जो उपसर्ग लगे हुए हैं स्टार्टिंग में शब्द के, तो वहाँ पे होगा आपका अव्ययीभाव समास, यानी पूर्व पद अव्यय हो, अलग हो रहा है बिल्कुल, और अव्ययीभाव वहाँ पे समास होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे और लास्ट है बहुवीर्य समास। इसकी भी पहचान इजीली हो जाती है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहाँ पे बहुवीर्य समास कहलाता है। जैसे इसमें जो आपको ट्रिक पहचान में बता दूँ, सबसे ज़्यादा इसमें देवी देवताओं के लिए शब्द यूज किए जाते हैं, या फिर दोनों पद क्या करेंगे मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुवीर्य समास में या तो देवी देवताओं के लिए शब्द यूज किए जाएंगे, या फिर क्या होगा दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे होता है बहुवीर्य समास। जैसे उदाहरण दिए नीलकंठ। अब यहाँ पे नीलकंठ क्या है? नीला है जिनका, नीलाकंठ है जिनका, अर्थात यहाँ पे क्या होंगे शिव जी। यहाँ पे होगा नीलाकंठ, यहाँ पे नीलाकंठ है जिनका, कौन है वो? शिव जी, यानी भगवान जी का नाम आ गया। लंबोदर यानी लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। लंबा उदर दोनों शब्द मिलके तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे या भगवान का नाम आएगा, तीसरे की ओर संकेत किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या है? गणेश जी। लंबा उदर किसका होता है? गणेश जी का। यहाँ पे होगा महात्मा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा महात्मा। तो महात्मा कौन होता है? महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला है, तीसरी की ओर संकेत करा गया है। महान और आत्मा दोनों मिलके किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ऊंची आत्मा वाला, कोई साधु संत हो सकता है, उसकी ओर संकेत किया गया है। तो ये होता है बहुवीर्य समास। देवी देवताओं के लिए शब्द ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, मिलके दोनों शब्द तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे बहुवीर्य समास होता है। तो ये था समास को लेके एक ट्रिक की वीडियो, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो भी नए आए चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।